इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यार कितना बेंड करेगा, हाउ मच विल इट बेंड, है ना। देखो ऐसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट क्या वो इतना बेंड होगा, क्या वो इतना बेंड होगा, क्या वो इतना बेंड होगा, कितना बेंड होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको बताता है कि ये कितना बेंड हो रहा है। ओके, हाउ मच डज द लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फाइन। अब बेंडिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। बेंडिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यस, ये इसका मीनिंग क्या है, म्यू डब्ल्यू, या तुम्हारे बुक में एन है ना। यस एन है, तो एन यूज Yes. करते हैं, आई एम सो सॉरी। ओके लेट्स यूज एन ओनली, म्यू के बदले बुक में एन है तो एन यूज करेंगे। लेट्स फॉलो द बुक टर्मिनोलॉजीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में उसका कितना वेलोसिटी है, और वी सी मतलब वेलोसिटी इन एयर या फिर वैक्यूम। करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कुछ दिया नहीं रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में रे ट्रेवल कर रहा है, एयर से ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल कर रहा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब क्या, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर दिया नहीं होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है। ओके, अब देखो यार कैसे निकालना है रेशो। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकाल रहे हो उसका वेलोसिटी नीचे लेना होता है। ओके, अगर अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है, लेट्स से द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, तो वाटर से ट्रेवल कर रहा है ग्लास में, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तो नीचे कौन आएगा, ये नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और ऊपर कौन आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। करेक्ट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यस, इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, है ना। अब जैसे एयर ग्लास है, एयर वाटर है, ग्लास वाटर है, वैसे कुछ भी हो सकता है। दिस इज मीडियम नंबर वन, दिस इज मीडियम नंबर टू। मीडियम वन से अगर लाइट टू में जा रहा है तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ये टू वाला हमेशा नीचे आता है। बोलो क्लियर है क्या एवरीबडी, आई वांट अ रिप्लाई इन चैट। इशिका, तनिषा, अब सिंपल सा इसका न्यूमेरिकल लेता हूं फिर। ओके परफेक्ट ग्रेट, है ना। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ओके, मैं रीड कर रहा हूं तुम सुनना, मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूं। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5. Okay, if the speed of light in vacuum, the speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8, what is the velocity of light in the given medium, मतलब velocity of light in glass कितना है पूछा है। वेरी सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इज इक्वल टू ग्लास का वेलोसिटी इधर और वैक्यूम का इधर। इसका वैल्यू दे रखा है गाइस, इसका वैल्यू दे रखा है 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाई वीजी। ये वीजी को इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाई 1.5।
1.5 2 जा, so 2 into 10 raised to 8 meter per second. खत्म, सिंपल, एकदम सिंपल. यस गाइज, एवरीबॉडी क्लियर है क्या? ठीक है, देखो मैं एक और फॉर्मूला लिखा के देता हूं इसका. ठीक है, ध्यान से समझना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2. इसके बदले एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर. है ना? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. और वही अगर मैं ऐसे लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है. वो क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आएगा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. लेकिन जब कुछ दिया नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट एयर या वैक्यूम के साथ होता है. बोथ द फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट. कभी ये यूज हो जाएगा, कभी ये यूज हो जाएगा. है ना? देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. ओके, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके सॉरी गाइज, आदत 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 से मजबूर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ये वाटर का दे रखा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. ये पूछा है, बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. है ना? तो यहां दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. refractive index of glass with respect to water is refractive index of glass upon refractive index of water, obviously with respect to air. अब यहां पे भी कुछ नहीं है, मतलब with respect to air या वैक्यूम है, तो खत्म, डाल दो. क्या है? 3/2 divided by 4/3 which is 3/2 into, ये ऊपर जाके हो जाएगा 4/3. 3 3s are 9, 4 2s are 8. जो भी आएगा आंसर, दैट इज योर आंसर. सर तो इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? इशिका सॉरी, प्लीज प्लीज डू दिस थिंग. क्या बोलते हैं, चैट पे भेजो ना, सुनाई नहीं आ रहा है मुझे. ऐसे समझा, कुछ तो बात किया, बट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. मेरा हेडफोन गड़बड़ है. सो प्लीज सेंड इट ऑन चैट. राइट, तो देखो गाइस, दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2. डिपेंडिंग, दोनों एक ही चीज है. टू बी वेरी फ्रैंक, सर कैन वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला? ऑफ कोर्स यू कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके ही सेकंड फॉर्मूला को डिराइव किया गया है. ओके, देखो मैं फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा वो. यस, बहुत लेंदी है, इसका डेरिवेशन पूरा यूज करना पड़ेगा. देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसका पूरा डेरिवेशन यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो इससे 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा वो सम. तो इससे अच्छा ये फॉर्मूला याद रखो ना आप. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में फॉर्मूला है तो ऊपर ग्लास नीचे वाटर. ठीक है, ये इजी जाएगा, और ये तुम्हारे बुक में भी दिया है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है, बुक में भी है. तो ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, चलो एवरीबॉडी समझ में आया सबको? क्लियर है? एनी डाउट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्दर? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? यस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रिप्लाई क्विकली एवरीबॉडी. ओके, परफेक्ट. सो देन शुड वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर? चलो, तो नया चैप्टर चालू करेंगे आज. किसका किसका स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, वो लोग क्विकली रिप्लाई करो. जिसका हो गया है वो रिप्लाई करो. सिर्फ ये वाला चैप्टर जिसका जिसका हो गया है वो लोग रिप्लाई करो.
Okay, give me a moment also meanwhile. Um, guys, just give me a moment. एक मिनट रुको. ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ कैन सर। यू हियर मी एवरीवन? Okay, perfect, perfect. And I'm not able to hear you, so everything on chat, please. Okay, for some time, मेरा headphone discharge हो गया है, so everyone on chat. Okay. This chapter is also there in our test till plants topic. Plants topic में मैं थोड़ा sequence change करते रहता हूँ. Okay, 2-3 दिन में तो chapter खत्म हो जाता है. छोटा chapter है, बहुत बड़ा नहीं. So let's begin, guys. Very important chapter. Very, very, very important chapter. How do organisms reproduce? This chapter has been divided into two parts. दो parts में divide किया गया है. एक asexual reproduction और एक sexual reproduction. सबसे पहले the first things. What do you mean by reproduction? Reproduction is nothing but the process. Notes, of course, biology है तो एक एक पॉइंट का नोट्स बनाना बहुत ज्यादा essential है. Okay, it is the process of giving birth to a new न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने के प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स, हाँ, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, है ना. बच्चे पैदा करना इज रिप्रोडक्शन. फिर वो प्लांट्स के बच्चे हो, ह्यूमन के बच्चे हो, एनिमल के बच्चे हो, किसके भी बच्चे हो. Yes? So, just giving birth to a new plant, new organism is called as reproduction. Yeah, I will send the PDF, don't worry. PDF भेजने वाला हूँ, लेकिन तुम उसको अपने नोटबुक में लिखो प्लीज. ओके, यस, आयता खाऊ नहीं बनना, एक बार लिखना सारे पॉइंट्स. Reproduction is of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. What do you mean by asexual reproduction? It is the type of reproduction where only one parent is involved. Only one parent is involved. That is called as asexual reproduction. The new baby is born only through one parent. And what is sexual reproduction? It is the type of reproduction where two parents are involved. Two parents in, yes, and the other is a female. ओके, सो मैं ये चैप्टर पूरी तरह से उल्टा सिखाता हूं हमेशा, और मैं इस बार भी उल्टा ही सिखाऊंगा, क्योंकि उल्टा सिखा करके ये चैप्टर में जहां पे एंड करूंगा वहां से अगला चैप्टर चालू होगा. ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से उल्टा सिखाने के बाद जहां चैप्टर एंड होगा वहां से अगला चैप्टर हेरिडिटी चालू होगा. So first I will be starting with sexual reproduction in animals or in humans, rather than animals, in humans. First part रहेगा sexual reproduction. Okay, so let's begin. Now this part, sexual reproduction in humans, is very, very, very important for you guys to understand every bit of it. हर चीज
अपने लिए बहुत अच्छे से समझना क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या होता है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, what care needs to be taken and all of those things. Okay, so we will be starting with sexual reproduction in humans. I told you once again, NCERT सीक्वेंस नहीं, पूरा उल्टा सीक्वेंस फॉलो करता हूं मैं इसको पढ़ाने के लिए. ओके, नाउ when is a human when is a human ready for reproduction? ऐसा तो नहीं है कि छोटा बच्चा है वो बच्चा पैदा कर सकता है, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल. यस, एक 6 साल का बच्चा है वो एक और बच्चा पैदा कर सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो व्हेन इज अ ह्यूमन फिट फॉर रिप्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय फिट फॉर रिप्रोडक्शन? Yes, in 8th standard you have learned about puberty. Yeah, so 8th standard का थोड़ा सा puberty का concept. What do you mean by puberty? It is the age. It is the age between. It is the age between 10 to 14 years. Yes, when secondary sexual characteristics start to grow. है ना? Secondary sexual characteristics start to grow. What do you mean by secondary sexual characteristics? अब secondary sexual characteristics मेल में क्या होते हैं? Secondary sexual characteristics in male is growth of beard. Beard grow होना चालू होता है. एक सेकंड. सर Yes, facial hair grow होना चालू होता है. Then thickening of voice. Thickening of voice होना चालू होता है. Growth of hair. Growth of hair on body चालू होता है. All of these are secondary sexual characteristics. तो प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिसके बीच में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में ग्रो होना चालू होता है, एंड फीमेल okay, in girls, rather female, yeah, in girls puberty is the age between 10 to 12 to 13 14 15 years when periods चालू होते हैं. we'll learn about periods and all in detail here. okay, menstrual periods मतलब menstrual चालू होता है. okay, menstrual cycle चालू होता है. number 1, there is growth of hair on the body. okay, then there is growth of breast. ठीक है, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रो होना चालू होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी. देन डज दैट मीन कि यू आर फिट फॉर रिप्रोडक्शन? नो. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डज नॉट मीन दैट यू आर फिट फॉर रिप्रोडक्शन. फिट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए यू शुड बी हेल्दी. यस, कैसे कैसे हेल्दी होना चाहिए? फिजिकली, है ना, मेंटली, इमोशनली. यस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होना जरूरी है. गाइस, अगर तुम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्यूबर्टी इज अ एज वेयर तुम्हारा ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रहा है. यस, तो तुम्हारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, तुम्हारे बॉडी को सारी चीजें चाहिए होती है, राइट? और ऐसे टाइम में हाउ कैन समवन बी फिजिकली फिट टू ग्रो अ बेबी? यस, तो फॉर एग्जाम्पल इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज, फॉर द फीमेल, फॉर द गर्ल्स, राइट? ये ऐसा एज होता है जहां पे सबसे ज्यादा बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तुम्हारा खुद का बॉडी ग्रो होते रहता है. Okay, so this is definitely not fit for reproduction, but ready for reproduction. मतलब at the age of 14, yes, at the age of 13 14 15, girls can also reproduce.
and boys can also contribute in reproduction, but the baby which is born might not be healthy. उसके खुद के बहुत सारे डिसीजेस रहते हैं, और अगर गर्ल्स रिप्रोड्यूस करती है तो गर्ल्स का हेल्थ पूरा खराब हो जाता है ना। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, 15-16 के एज में गर्ल्स का शादी हो जाता था, दे यूज्ड टू रिप्रोड्यूस, पूरा हेल्थ का बैंड बज गया, बिकॉज दे आर नाइदर फिजिकली फिट नॉर मेंटली फिट एंड नॉर इमोशनली फिट। तो फिट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि फॉर मेल 21 should be the age for marriage. Okay, and definitely then this is also becomes the proper age of fit for reproduction. Guys देखो यार, 21 is also not the age fit for reproduction. Fit for reproduction मतलब a human is fit for reproduction only when he is physically, mentally, emotionally fit. But age wise देखा जाए तो 21, और गर्ल्स में, यस गर्ल्स में एज वाइज देखा जाए तो 18, बट ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, एक डिफाइंड एज कर दिया है, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व अगर प्री दिस एज होता है तो, या इस एज में भी होता है, राइट। सो रिप्रोड्यूस करने के लिए यू नीड टू बी फिट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। अब इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कुछ और चीजें चालू होती है, which are primary sexual characteristics. Okay, so we will be starting with the male reproductive system, और हम देखेंगे उसमें सारी चीजें। ओके, मेल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली दो लोग इन्वॉल्व है, एक मेल इन्वॉल्व है, एक फीमेल इन्वॉल्व है, और तो हम पहले मेल का रोल पढ़ेंगे सारा, और उसके बाद वी विल सी द रोल ऑफ द फीमेल। सबसे पहले मेल, दो चीजें होना जरूरी है, प्राइमरी sexual characteristics. Yes, there has to be release of the hormone called as testosterone. Okay, so testosterone, spelling mistake तुम लोग देख लेना। Second, there has to be production of sperms. Production of sperms. What are sperms? Sperms are called as male germ cell. Body is made up of cells, right? So sperms are nothing but a type of cell. बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं बहुत सारे, स्पर्म्स उसमें का स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल है जिसको बोलते हैं जर्म सेल। जर्म मतलब क्या? जर्म मतलब जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेशन मतलब भाई रिप्रोडक्शन। ओके, देयरफॉर उसको बोलते हैं जर्म सेल। जर्म मतलब कीटाणु नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होता। ओके, इट इज अ सेल which is required for reproduction. ओके, तो यहां से इस सेल से रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है इन मेल, और ये सेल प्रोड्यूस होना गाइस चालू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ही प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज रिलीज ऑफ द हार्मोन, दिस इज अ हार्मोन, ये रिलीज होता है, और इसके रिलीज होने से स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, चलो एवरीबडी सो फार, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी, गो अहेड एंड आस्क। हेलो सर। एनीबडी, चलो कुछ भी रहेगा तो, अगर नो, कोई डाउट नहीं रहेगा तो नो लिख के भेजो। हेलो सर। एंड सर वो चैट में लिख, फ्रीली फ्रैंकली जो भी डाउट है पूछ लेना, एकदम प्रॉपरली। ओके, दिस इज अ लाइफ लेसन फ्रॉम साइंस। साइंस में कोई चीज अगर बहुत अच्छे से तुमको इस पूरे सिलेबस में लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है तो वो है इस चैप्टर का थरो नॉलेज। ओके, सो एकदम प्रॉपरली आस्क ऑल योर क्वेरीज, छोटा मोटा कुछ भी, जो भी क्वेरी है उसको पूछो। यस, नथिंग, नो क्वेरी, एनीबडी, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, give me one moment.
मैं थोड़ा सा इमेज कॉपी कर रहा हूँ। होल्ड ऑन गाइस ना। Okay, I'm sharing my screen again. Okay, so first part is we are going to the male reproductive system. What are the parts involved? है ना, और क्या क्या सबका फंक्शन है, हर एक चीज का फंक्शन बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से फिलहाल तो समझो, बाद में नोट कर लेंगे। ओके, दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आता है। ओके, in that case you guys are supposed to draw the diagram which is given in your textbook. So very important, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, टेक्स्ट बुक से डायग्राम देखेंगे। ओके, तो मैंने इंटरनेट से डायग्राम उठाया है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर। दिस इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ the main primary reproductive organ, that is penis, the testicles, सब क्या है, सबका फंक्शन क्या है देखेंगे, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर का कोई काम नहीं है। ओके, और भी एक दो कंपोनेंट्स है, बट आई एम नॉट एबल टू कॉपी अनदर डायग्राम, तो मैं वो भी बताता हूँ गाइस, गिव मी 1 सेकेंड। एक दो चीजें और है वो भी बतानी पड़ेगी, सो होल्ड ऑन। Okay, for some reason I'm not able to copy that image, तो इसलिए मैं उसको यहीं पे दिखाऊंगा। ओके, यहाँ से देखना क्या क्या पार्ट्स है। ओके, और सारे पार्ट्स का फंक्शंस बताता हूँ। फाइन, द पेनिस विच इज द प्राइमरी ऑर्गन विच टेक्स पार्ट्स इन द रिप्रोडक्शन, यूरेथ्रा, एपिडिडेमिस। ओके, टेस्टिकल, टेक्स्ट बुक में एपिडिडेमिस नहीं रहेगा, लेकिन तुम लोगों को लिख के लेना है। टेस्टिकल, प्रोस्ट्रेट and seminal vesicle, these are and vas deferens। ओके, ब्लैडर का कोई काम नहीं है इसमें, कोलन का भी कोई काम नहीं है, लेकिन ये डायग्राम इंपॉर्टेंट। फाइन, ओके, सो दिस इज ग्लिचिंग। अच्छा गाइस, am I audible? Am I audible to everyone clearly? Am I audible to everyone clearly? Yes, sir. Yes, perfect, perfect, thank you। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट अभी ध्यान दो, मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम को, और उसके बाद में डिटेल्स, उसके बाद में डिटेल्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको बोलते हैं मेल गैमेट्स, मेल गैमेट इज दिस टेस्टिकल। ओके, मेल गैमेट इज कॉल्ड एज टेस्टिकल। मेल्स हैव गॉट अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स, मतलब 2 टेस्टिकल्स होते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्ट टेस्टिकल, एक होता है राइट टेस्टिकल, एंड these testicles are placed in this sac like structure। okay, in this sac like structure called as scrotum। यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ है। यस, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम, स्क्रोटम में वो रखा हुआ होता है। क्यों रखा है, क्या है, सब 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 देखते हैं। ओके,
इसके ऊपर, टेस्टिकल के ऊपर देखो यहाँ कुछ तो एक ऑर्गन दिख रहा है ऐसे, इसको बोलते हैं एपिडिडेमिस। फाइन, क्या काम है अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर लिखवा के भी दूंगा सब कुछ। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टिकल? रोल ऑफ टेस्टिकल होता है सबसे पहला टू प्रोड्यूस द हार्मोन which is responsible for primary and secondary characteristics called as testosterone. Yes, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन की वजह से सारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में दिखाई देता है। ओके, एंड द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट्स इन द टेस्टिस बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी। सेकेंड काम टेस्टिस का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। What are sperms? Sperms are cells which are responsible for reproduction. Okay, ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। फिलहाल वो सिलेबस में नहीं है, नहीं देखेंगे हम लोग ज्यादा डिटेल में, बट दिस इज अ स्पर्म। ऐसा स्पर्म का, स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो टेस्टिकल्स का इतना काम है। इट इज स्टोर्ड इन दिस सैक कॉल्ड एज स्क्रोटम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखो यार, ये बॉडी के अंदर नहीं है, इट हैंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर ये स्ट्रक्चर हैंग करता है, राइट? बिकॉज स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम का टेम्परेचर चाहिए होता है हमको। एटलीस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए, और इसलिए बॉडी के बाहर ये चीज हैंग कर रही होती है एब्डोमेन के नीचे, राइट? तो व्हाट इज द पर्पस दैट इट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बोलना पड़ेगा कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। अगर ये स्पर्म्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना? वो टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते, मर जाते हैं वो सेल्स, राइट? वो नहीं चलेगा। फाइन, इसलिए बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर वो टेम्परेचर अपना मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज। ओके, तो यहां स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसके बाद स्पर्म प्रोड्यूस होके इस एपिडिडेमिस में जाता है। गाइस, आप लोगों को डायग्राम दिख रही है क्या? अच्छे से एकदम क्लियरली विजिबल है क्या एवरीबॉडी, या क्लियरली विजिबल नहीं है? ओके, थोड़ा सा स्लो। फाइन, रोशिता आर यू राइटिंग डाउन, इसलिए स्लो बोल रहे हो या क्या? डोंट राइट, मैं नोट दे रहा हूं, अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। बट ओके, फिर भी आई कैन गो लिटिल स्लो, आई डोंट हैव एनी इशू। ओके, सो यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। ओके, फिर भी स्लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम रोशिता। स्पर्म्स जाते हैं एपिडिडेमिस में। ओके, एपिडिडेमिस में स्पर्म्स जाते हैं और वहां पे स्टोर होते हैं। इट इज अ स्टोरेज प्लेस। यस, इट इज अ स्टोरेज प्लेस फॉर द स्पर्म्स, नंबर 1। एंड यहाँ पे वो स्टोर होके मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं यार थोड़े। स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, स्पर्म क्या है? सेल है, वो प्रोड्यूस होगा, थोड़ा खाना पीना खाएगा। अरे सब सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो वहां जाता है, एपिडिडेमिस में स्टोर होता है, खाना खाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है। तो सेल्स यहाँ पे मैच्योर होते हैं, और यहाँ पर मैच्योर होने के बाद लिंक देखो कैसे है। ये देखो, यहां से ये ट्यूब है, यहाँ पर इस ट्यूब से ऐसे बाहर आता है, ऐसे यहां से स्पर्म्स बाहर आते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर है गाइस? थोड़ा सा गलत है। ओके, दिस ट्यूब, this tube is called as vas deferens. What is vas deferens? It is just an outlet for the sperms. ये देखो, ये ट्यूब से स्पर्म्स ऐसे बाहर आते हैं, बॉडी के बाहर आना चाहिए स्पर्म्स को, राइट? ये स्पर्म्स इधर से जाते हैं ऐसे, और सी इट कम्स आउट थ्रू द पेनिस। ओके, इट कम्स आउट थ्रू द पेनिस ऑन मैच्योरिटी। यस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन ये स्पर्म्स यहां से बाहर आते हैं। सो
और क्या पार्ट्स है? वास डिफरेंस इज नथिंग बट आउटलेट, एक आउटलेट है। फिर उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीज है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा यूरिन तैयार होता है और यूरिन तैयार होके इस ब्लैडर में स्टोर होता है आकर के, इन द यूरिनरी ब्लैडर, राइट, एंड देन इट इज पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा का आउटलेट भी पेनिस के थ्रू है। ये देखो यहाँ पे यूरिन स्टोर हो रहा है और यहां से यूरिन इज कमिंग आउट। यस, तो एक सेम ट्यूब है यूरेथ्रा जिसके थ्रू स्पर्म्स भी बाहर आते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिन भी बाहर आती है। सो इन मेल्स पेनिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब है कॉल्ड एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज एन आउटलेट फॉर द स्पर्म्स नंबर वन, एंड इट इज एन आउटलेट फॉर यूरिनेटिंग एज वेल। अब इन दोनों का कनेक्शन किधर हो रखा है? देखो यहाँ पे अच्छे से। ओके, आई होप द रेड कलर इज क्लियरली विजिबल ऑन दिस। फाइन, लुक हियर, ये यहाँ देखो, ये इधर, ठीक है, ये गया यहाँ से वास डिफरेंस, ये आया वास डिफरेंस और यहाँ पे कनेक्ट हुआ, देखो यूरेथ्रा को कनेक्ट हुआ, करेक्ट। और ग्रीन कलर से यूरिन को मार्क करते हैं हम लोग, ब्लैडर से यूरिन आएगा, राइट। ये ब्लैडर है, यहाँ यूरिन क्रिएट हो रहा है, देखो ये यूरिन भी इस यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर आता है, राइट, एंड इट इज एन आउटलेट फॉर यूरिन एज वेल एज यूरेथ्रा। एवरीबडी क्लियर है प्रोसेस? अब इसके बीच में और भी कुछ काम होता है ना, और भी कुछ काम होता है। क्या होता है कि चलो यहां से स्पर्म्स बाहर आ गए, यहां से स्पर्म्स निकल के बाहर आए, वन सेक, यहां से स्पर्म्स निकले, बाहर आए, रास्ते में वो स्पर्म्स को भूख लगेगी, हाँ कि नहीं? अरे थोड़ा उसको रास्ते में भी तो खाना पीना लगेगा ना यार। स्पर्म्स क्या है? लिविंग सेल्स है, सेल्स है जो जिंदा है, तो जिंदा है तो उनको खाना पीना चाहिए होगा। वो खाना उनको प्रोवाइड करता है प्रोस्ट्रेट एंड सेमिनल वेसिकल। दो चीजें होती है, एक है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है, ये यहाँ पर, ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और ये यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। इन दोनों का काम है कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, नंबर वन स्पर्म्स के साथ, और नंबर टू टू एड सर्टन फ्लूइड्स टू इट। सर्टन फ्लूइड्स उसके अंदर ऐड कर देना स्पर्म्स के अंदर, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर द स्पर्म्स टू ट्रैवल। ये स्पर्म ऐसा है, उसको ऐसा टेल होता है, वो टेल को ऐसे ऐसे व्हिप करके आगे की तरफ ट्रैवल करता है। लेकिन अगर लिक्विड मीडियम हो गया, है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट स्लिपरी मीडियम हो गया, तो उसको आगे की तरफ ट्रैवल करने में आसानी होती है। तो ये काम करते हैं प्रोस्ट्रेट एंड सेमिनल वेसिकल, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स उसके अंदर ऐड करते हैं, है ना। सो योर स्पर्म्स along with the nutrients and fluids, तीनों मिलाकर के बनता है सीमेन, है ना। एंड दिस सीमेन इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द यूरेथ्रा। पेनिस के बाहर आता है सीमेन, और इस सीमेन के अंदर अभी स्पर्म्स प्रेजेंट है। when these sperms enter into the female reproductive organ, yes, तब आगे का प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन चालू होता है। Okay, so have you understood the overview of the male reproductive system? Anybody, any doubt in that? एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, श्वेता, give me one moment, पढ़ने दो मुझे। Okay, you said that sperms die if they are produced inside the body. So while traveling through vas deferens, then why don't they die as vas deferens is inside the body only? No, madam, vas deferens is not inside the body. ओके, बॉडी के बहुत अंदर नहीं है वो, ओके, यहां से जा रहा है वो, ठीक, सी यहाँ पे देखो, दिस इज योर टेस्टिकल, ओके, बहुत अंदर से नहीं जा रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अंदर अब फ्लूइड ऐड हो गया है बहुत सारा,
राइट, और फ्लूइड ऐड होने की वजह से इट कम्स आउट आराम से, मतलब विदाउट डाइंग. एंड द प्रोसेस of sperms traveling from here to outside is just in few seconds. कुछ सेकंड्स के अंदर यहां से स्पर्म्स ट्रैवल करके यहां तक बाहर आ जाते हैं. यस, यस इट इज अल्कलाइन. यस इट इज अल्कलाइन. द फ्लूइड इज अल्कलाइन, है ना. उसका और एक रीजन है फ्लूइड अल्कलाइन होने का. वो रीजन ये है कि जब ये फ्लूइड फीमेल बॉडी में जाएगा, सो फीमेल वेजाइना इज एसिडिक इन नेचर. ओके, तो वहां पे आधे से ज्यादा स्पर्म्स तो ऐसे ही मर जाते हैं. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इट नीड्स अ अल्कलाइन मीडियम. ओके, वो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा और आगे. ठीक है, सो इनका जो जर्नी है फ्रॉम एपिडिडेमिस टू आउटसाइड द बॉडी, ये कुछ सेकेंड्स का जर्नी है सिर्फ. यस, यहां से यहां तक बाहर कुछ सेकेंड्स में स्पर्म्स ट्रैवल कर लेते हैं. तो टेम्परेचर इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता. और बताओ, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को छोटा मोटा कुछ भी? ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं इसके नोट सेंड कर दूंगा तुमको डायरेक्ट, इसमें लिख के नहीं देता हूँ. ओके, लास्ट ईयर का किया हुआ नोट्स है वो मैं भेज दूंगा सब लोगों को. ओके, अभी के लिए फिर से इसके फंक्शंस यहाँ शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज योर टेस्टिस. कितने होते हैं? 2 टेस्टिस. एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट. ओके, इट इज, अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? नंबर 1, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन का क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना. इन एग्जाम दे विल आस्क व्हाई द फ्लूइड इज अल्कलाइन. भाई मैं जो सब डिस्कस कर रहा हूं ना, हर चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहा हूं. ओके, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो तुमको 2 पेज का सिर्फ दिया है ना बुक में, आईसीएससी वालों को 50 पेज का चैप्टर है ना. 50 पेज का चैप्टर. तो एटलीस्ट जो मैं जितना दिखा रहा हूँ वो तो वेरी लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू योर सिलेबस. नंबर 2, टेस्टिस का काम होता है प्रोड्यूस स्पर्म. प्रोड्यूस. नाउ लिसन केयरफुली, मैं जो नोट्स भेजूंगा ना, हो सकता है उसमें इसमें से कोई पॉइंट मिसिंग हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ मिसिंग है तो वहां छाप देना अपने नोटबुक में. ओके, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप सबको वो अंडरस्टैंडेबल है. ओके, so this is the purpose of testis. Number 2, scrotum. What is scrotum? It is a sac like structure. Yes, below the abdomen, outside the body, यस, जिसके अंदर टेस्टिस रखा होता है. जो पेयर ऑफ टेस्टिस है उस सैक में रखा होता है. व्हाट इज द रोल या फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? टू मेंटेन द टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है? 2 to 3 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है. राइट, इसलिए उसको बॉडी के बाहर स्क्रोटम में स्टोर किया जाता है. क्लियर है एवरीबॉडी? नंबर 3, नेक्स्ट क्या पार्ट आता है सीक्वेंस में बता रहा हूं. जो पार्ट ये फॉलो करता है ना, उसी पार्ट के सीक्वेंस में बता रहा हूं. फॉर्म्स जो पार्ट फॉलो करते. थर्ड इज एपिडिडेमिस. कहाँ है भाई एपिडिडेमिस? ये वाला डायग्राम फिलहाल छोड़ दो, हाँ, इसमें क्योंकि एपिडिडेमिस है नहीं, यानी दिखाया नहीं है. ये वाला है एपिडिडेमिस, दिख रहा है यहाँ पे. दिस स्ट्रक्चर, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडेमिस. व्हाट इज द फंक्शन? एपिडिडेमिस का रोल क्या है? इसका रोल होता है
to nourish, or this is the place where the sperms get nutrition and become mature. यहाँ पे वो लोग मैच्योर होते हैं. दैट इज द रोल ऑफ एपिडिडिमिस. फिर एपिडिडिमिस से वो ट्रेवल करते हैं कहाँ पे? ये देखो यहां से बाहर आया. दिस इज द ट्यूब. अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which is called as vas deferens. ये देखो VAS, vas deferens. What is vas deferens? It is a tube like structure. क्या काम है उसका? इट इज द पाथवे और इट इज द पाथ फॉर स्पर्म्स टू ट्रेवल आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, ओके. अब और ध्यान देना, इसके बाद रास्ते में दो लोग मिलते हैं. एक मिलता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और दूसरा मिलता है सेमिनल वेसिकल. यहां दिया हुआ नहीं है इस डायग्राम में, है ना, लेकिन मैंने दूसरे डायग्राम में बताया जब समझाया था. तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. क्या काम है इन दोनों का? इन दोनों के दो काम है. वन, add nutrients, yes, and liquid medium. लिक्विड ऐड करते हैं वो उसमें, so that liquid medium for easy travel, है ना. लिक्विड मीडियम में स्पर्म्स बहुत इजीली ट्रेवल कर सकते हैं. प्रोटेक्ट भी करता है वो लिक्विड मीडियम, एक्चुअली स्पर्म्स को प्रोटेक्ट भी करता है. तो ये दोनों ऐड करने का काम करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द न्यूट्रिएंट्स प्लस, पहले स्पर्म्स था, स्पर्म्स किसने प्रोड्यूस किया? टेस्टिस ने. न्यूट्रिएंट्स किसने ऐड किया? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ने. और फ्लूइड, सम फ्लूइड, ओके, फॉर इजी ट्रैवल. ये फ्लूइड में ही न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं बेसिकली. इन तीनों को मिला करके बनता है सीमेन, which is a white colored substance that comes out of the urethra. ओके, ये सेमिनल वेसिकल जाकर के, गाइस यहां ध्यान दो, ये सेमिनल वेसिकल जाकर के ज्वाइन होता है. सी, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखेगा कि यूरिनरी ब्लैडर से दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर हो रहा है, ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यस. और ये वास डिफरेंस, ये देखो, ये वास डिफरेंस यहां से आया और यूरिन यहां से आया. दोनों एक ही ट्यूब से बाहर आते हैं जिसका नाम है यूरेथ्रा. So what is urethra? Urethra is a common passage. Urethra is a common passage for semen and urine, right? And penis तो हमने देखा, it is the main reproductive organ or physical reproductive organ which takes parts in the physical intercourse, right? It is the main तो नहीं है, but then it is the external organ which takes part in sexual intercourse. बोलो, क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस. एंड दैट इज द एंटायर जर्नी ऑफ स्पर्म्स. यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहां से बाहर, गाइस, यहां से स्पर्म्स बाहर कब निकलेगा? ओके, यहाँ पे स्टोर होके रहता है बहुत दिनों तक, राइट? यहां से बाहर तभी निकलता है when a person is sexually excited, right? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ही यहां से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं. within fraction of seconds, within a few seconds, it takes just a few seconds. Now this, अच्छा, पेनिस में एक दो और पॉइंट लिख लो.
This organ, external organ, is richly supplied by blood vessels. Blood vessels. मतलब completely blood vessels से combined muscle है. This is just a muscle. Okay, there is no bone in it. It is just a muscle. और वो muscles में बहुत सारा blood vessels होता है, which helps in sexual intercourse. ठीक है, that is entire story of the male reproductive organ. क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज पे क्वेश्चन आता है. सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पे आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट द फंक्शंस ऑफ. दो तीन चीजें दे देंगे, उनके फंक्शंस लिखना पड़ेगा. ये बड़ा 4 मार्क का क्वेश्चन. उसके अलावा किसी का भी फंक्शन पूछते हैं, किसी चीज का भी फंक्शन पूछ लेते हैं, पेनिस का, यूरेथ्रा का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का, एपिडिडेमिस का, वास डिफरेंस का, एक एक दो दो मार्क के लिए इसका भी फंक्शंस आते रहता है. तो क्लियर है सब लोगों को? एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा? एग्जैक्टली सेम डिटेल नोट्स भेज दूंगा मैं. टीचिंग में कोई मैंने कहीं पे ऐसे ये नहीं रखा है, बट नोट्स में पूरा और अच्छे से पॉइंट वाइज दिया रहेगा. चल, एनीबॉडी, एनी डाउट? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी. ओके, तनिषा, अंबर, फिर से लेट, व्हाई? चैट पे रिप्लाई करो. आई एम नॉट एबल टू हियर. प्लीज रिप्लाई ऑन चैट. अंबर, तनिषा, व्हाई आर यू गाइस लेट? परफेक्ट. चलो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. लेट्स गो टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ इमेज ले लेता हूं पहले, फिर बताता हूं सब कुछ. Just give me a minute, okay? चलो, स्क्रीन विजिबल सब लोगों को? यस, perfect. Let's go ahead. And this is the female reproductive system. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और अच्छे से समझना. ओके, राइट? आई वांट अ फ्यू थिंग्स टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी प्रॉपरली बाय स्पेशली बॉयज. यस, गर्ल्स आल्सो. गर्ल्स को थोड़ा नॉलेज रहेगा भी, लेकिन और अच्छे से बहुत क्लियरली सारी चीजें समझ लो. ओके, साइंटिफिकली सारी चीजें समझ लो. एंड स्पेशली बॉयज, तो आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, चलो ध्यान देना यहाँ पर. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एग्जाम में क्वेश्चन पहला, ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बुक में जो डायग्राम है वो छाप देना. उसके साथ साथ कुछ चीजों का फंक्शन आएगा, तो हर एक चीज का फंक्शन आपको लिखना होगा. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पर
मेल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था विच इज द मेन ऑर्गन टेस्टिस, जहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। वैसे फीमेल में विच इज द मेन ऑर्गन ओवरीज, राइट। फीमेल गैमेट्स बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेट्स। ओके, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं पहले। फर्स्ट ऑर्गन रहता है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स होता है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरी। दो ओवरी होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। जैसे मेल में मेल गैमेट्स क्या था, टेस्टिस वाज द मेल गैमेट्स, वैसे फीमेल में फीमेल गैमेट्स इज ओवरीज। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, वैसे ओवरीज का काम है एग प्रोड्यूस करना। वैसे तो एग प्रोड्यूस नहीं करता है, बट एग होता है वहां पे ऑलरेडी। ओके, सो पूरा लिख के भी देता हूं और साइड बाय साइड समझाता भी हूं, मतलब डबल नहीं करना। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ गर्ल, ड्यूरिंग बर्थ there are thousands of eggs already present, thousands of immature eggs are present in the ovaries. Yes, thousands of immature eggs are present. ये eggs till the period of 10 years 12 years तक ये mature होते हैं। After the age of puberty, every month one egg is released from either of the ovaries. Okay, कोई भी डाउट है प्लीज बिंदास पूछो। ओके, सो every month one egg is released, yes, from the ovary। ओवरी से एक एग रिलीज होता है। और यहां ध्यान देना, दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी। इस ओवरी में ऐसे अंदर बहुत सारे एग है, इस ओवरी में भी है और इस ओवरी में भी बहुत सारे एग्स प्रेजेंट है। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, एक एग विच हैज बीन कंप्लीटली मैच्योर्ड यहां से रिलीज होता है। या तो इस ओवरी से रिलीज होगा या तो फिर इस ओवरी से रिलीज होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। कोई भी एक ओवरी से रिलीज होता है, क्या दोनों ओवरी से रिलीज हो सकता है? हाँ, इट डिपेंड्स। ओके, दोनों ओवरी से भी रिलीज हो सकता है, बट जनरली सिर्फ एक एग रिलीज होता है एक ओवरी से। ओके, एंड दिस एग ट्रेवल्स फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब। ये देखो यहां से ट्यूब आ रहा है ऐसे, यस, ये ट्यूब आया इधर से ऐसे, करेक्ट। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? ये वो ट्यूब है विच इज द पैसेज फॉर द एग। एग के लिए वो एक पैसेज है। एंड ये वो जगह है, फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? Fertilization is the process of meeting of male germ cell that is sperm with the female germ cell that is, what is female germ cell? Egg, या इसको ओवा भी बोलते हैं, ओवा। यस, इनका जो मिलने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स। अब ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। कैसे होगा ये फर्टिलाइजेशन? ओके, सो थोड़ा सा रिवर्स स्टोरी फिलहाल के लिए। मेल बॉडी से स्पर्म्स रिलीज होते हैं and these sperms enter into the female body through vagina. ओके, और ये स्पर्म्स यहां से ट्रेवल करते हैं
और ट्रेवल करके आधे स्पर्म्स इधर जाते हैं, आधे स्पर्म्स इधर जाते हैं। ओके, सो उसके बैकड्रॉप स्टोरी थोड़ा सा, इन एट अ टाइम अराउंड 3 बिलियन स्पर्म्स आर रिलीज। एक टाइम पे मेल बॉडी से अराउंड 3 बिलियन स्पर्म्स आर रिलीज। ओके, ये 3 बिलियन स्पर्म्स जब वजाइना में आते हैं तो उसमें से 50% स्पर्म्स यहीं पे वजाइना में मर जाते हैं, खत्म। बिकॉज वजाइना इज एसिडिक मीडियम, दिस इज एसिडिक इन नेचर, तो वो एसिडिक नेचर वो स्पर्म्स झेल नहीं पाते। प्लस यहाँ पे होता है काफी सारा हीट बॉडी का, वो हीट भी वो झेल नहीं पाते, तो आधे से ज्यादा स्पर्म्स मर जाते हैं। बाकी के स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं, जो जिन स्पर्म्स का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है ना, जो खा पी के अच्छे तंदुरुस्त हुए हैं, वो यहाँ से ट्रेवल करते हैं। ओके, फिलहाल के लिए बाकी नीचे ये पार्ट्स के डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ओके, सो यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। रास्ते में जाते जाते कुछ स्पर्म्स और मर जाते हैं एंड रिमेनिंग स्पर्म्स रीच हियर, आधे इधर जाते हैं बचे हुए, आधे इधर जाते हैं बचे हुए, राइट। और जितने भी स्पर्म्स होंगे, ओनली थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स रीच हियर। 3 बिलियन में से कुछ हजार स्पर्म्स, सिर्फ कुछ हजार स्पर्म्स यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और जब यहाँ से एग आया, यहाँ से एग आया और इधर से स्पर्म आया, 1 सेकेंड, इधर से स्पर्म आया, बहुत सारे स्पर्म आए, इसमें से सिर्फ एक स्पर्म एक एग के अंदर एंटर कर पाता है। 1 एग एंड 1 स्पर्म का जब फ्यूजन होता है, जब एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं, यस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स में। और अब हम बोलते हैं कि इन दोनों स्पर्म का, देखो एक सेल फीमेल का, एक सेल मेल का, दोनों आए और अब 2 सेल हो गए, इस 2 सेल को हम बोलते हैं जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, तो यहां पर बना जाइगोट, और अब ये जो दोनों सेल है ये यहां से ट्रेवल करते 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 यहां पर आते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज यूटेरस, मदर्स वूम जिसको बोलते हैं ना हम लोग। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड, तो डाउट पूछा कुछ। ओके 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 सर, जल्दी से ज्वाइन करो। व्हाट्स हैपनिंग यार, 1 सेकेंड, ओके, गिव मी 1 मोमेंट। आशीष, क्या चल रहा है यार, कितनी बार मीटिंग आ रहा है जा रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? इफ योर कनेक्शन इज नॉट वर्किंग यू कैन लीव द मीटिंग, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन देखना बहुत डिस्टर्बिंग है। ओके, प्लीज मेंटेन योर कनेक्टिविटी। यस, रोशिता, ठीक है, थोड़ा कनेक्टिविटी देखो यार, इतने महीनों से अगर कनेक्शन आपका गड़बड़ है तो बड़ी दिक्कत है। ओके सर, आई होप यू हैव जॉइंड बैक अगेन, so should I start teaching? Okay, perfect. Okay, when both eggs get released, can both of them be fertilized? Absolutely, yes Ishika, both of them can be fertilized, और अगर दोनों fertilize हो जाते हैं तो twins हो जाते हैं। अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, अनआइडेंटिकल मतलब ऐसे जो ट्विंस जो बहुत अलग अलग दिखते हैं, एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है ना, या दो ट्विंस, दो बॉयज जो बहुत अलग दिखते हैं, राइट। सो सर, कैन यू रिपीट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट? यस, ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन गाइस, ठीक है। मैं सब बताऊंगा, ओके, मैं सब बताता हूँ कि क्या होगा, एक आया, दो एग आया, तो वगैरह सब कुछ बताता हूँ। ओके, यहाँ ध्यान देना। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज, यहाँ से आया एग, यहाँ से आया स्पर्म, है ना, ऐसे घूमते घूमते आया यहाँ पे, इन दोनों का जो मीटिंग होता है, स्पर्म एग के अंदर चला जाता है पूरा। ओके, ये जो एग है, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं गाइस, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे रीच करते हैं,
बहुत सारे स्पर्म्स, लेकिन इन सब में से सिर्फ एक स्पर्म अंदर जा पाता है, ओनली वन। ओके, और जैसे ही ये अंदर की तरफ एंटर होता है, राइट, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट हो जाता है, वॉल, जिससे बाकी के स्पर्म्स अंदर नहीं आ सकते। ओके, ये स्पर्म अंदर चला गया। अब देखो, दो सेल का कॉम्बिनेशन हो गया, एक एग और एक स्पर्म, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जाइगोट। ओके, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते जाता है, और आगे बढ़ के यहाँ पे आता है। दिस प्लेस, दिस ट्रायंगुलर प्लेस इज कॉल्ड एज यूटेरस। यूटेरस मतलब मदर्स वूम बोलते हैं ना हम लोग, माँ की कोख, वो है ये। ओके, यूटेरस इज द प्लेस वेयर ये जाइगोट यहाँ पे आ गया। जाइगोट क्या है? दो सेल है, दो सेल का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जाइगोट। अब यहाँ पे होता है सेल मल्टीप्लिकेशन, दो सेल का डिवीजन होके चार सेल बनेंगे, चार सेल से 8 सेल बनेंगे, 8 सेल से 16 सेल्स बनेंगे, और ऐसे बेबी ग्रो होते जाता है, ग्रो होते जाता है, ग्रो होते जाता है इन मदर्स वूम। ओके, तो यहां पर आने के बाद यस, बेबी का ग्रोथ होते जाता है। तो जाइगोट इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग की फॉर्मेशन ऑफ बेबी हो गया। ओके, जरूरी नहीं है गाइस कि हो गया, क्या होता है देखो, बुक में भी रहेगा ये सब। ओके, यहां जाइगोट फॉर्म होता है, यस, जाइगोट यहां पे आता है और आके यूटेरस में बैठ जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। Yes, that process is called as implantation. What is implantation? Traveling of the zygote and occupying a place in the uterus is called as implantation. अगर ये implantation सही से नहीं हुआ, नेचुरली होगा, नेचुरली तुम कुछ नहीं कर सकते, यस, तो खत्म, मतलब ये सेल डाई हो जाएंगे दोनों भी, एंड मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, राइट। तो प्रॉपर इम्प्लांटेशन होना जरूरी है। तो इम्प्लांटेशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हॉर्मोन्स है, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो सब अगर सही से हो रहा है तो इम्प्लांटेशन भी सही हो जाएगा। और अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर जाइगोट का ग्रोथ चालू होता है, राइट, 2 से 4 सेल, 4 से 10 सेल, 1000 सेल, और फिर पहले बेबी का हार्ट बनता है, फिर एक ऑर्गन बनते जाता है, और वो सारा प्रोसेस होता है यूटेरस के अंदर। Okay, now due to two hormones, कौन सा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन ले लो पहले। क्या होता है ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम हियर, ओके, एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, आई टोल्ड यू इट इज अ 28 to 32 डेज का साइकिल, किसी का 28, किसी का 29, 30, 31, 32, ये सारा प्रोसेस में समझाऊंगा, डोंट वरी, राइट। ओके, सपोज एग रिलीज होता है ना, तो बॉडी क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि चलो भाई यहां से एग रिलीज हो रहा है ना। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी यहां पर, प्लीज ध्यान देना सब लोग, अरे 1 सेकेंड, बॉडी स्टार्ट्स टू कलेक्ट ब्लड हियर, ये दिख रहा है ऐसे, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का इनर लाइनिंग, इस इनर लाइनिंग के अंदर यहां पर ब्लड कलेक्ट होना चालू हो जाता है। ओके, यहां पर ब्लड कलेक्ट होना चालू हो जाता है। जैसे ही यहां से एग रिलीज होगा, यहां पर ब्लड कलेक्ट होना चालू होता है, या जस्ट एग रिलीज होने वाला होगा तो यहां पर एक दूसरा प्रोसेस चालू होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। दिस ब्लड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, लेट अस से फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जाइगोट ट्रैवल करता है, ये जाइगोट ट्रैवल करते करते यहां आता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया। नाउ यार बेबी है वो, प्लीज अंडरस्टैंड, बेबी है मतलब एक बच्चा आने वाला है, वहां से कुछ सेल्स है, वो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा,
तभी तो सेल्स का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर एक ट्यूब फॉर्मेशन होता है कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो धीरे धीरे इस ब्लड से एक ट्यूब इसके अंदर जाता है जाइगोट के अंदर। दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। Okay, what is placenta? Placenta is the tube, a thin tubular structure, एक मसल है, एक ट्यूब है जिसके थ्रू ये ब्लड का सारा न्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड का सारा न्यूट्रिएंट्स इस सेल को मिलेगा, जाइगोट को मिलेगा। नहीं तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा ना यार, न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी में ब्लड के अंदर होता है, राइट? सो द बॉडी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, the female body is preparing itself for fertilization, for reproduction. Always, every day there is collection of little bit blood यहाँ पे collect होते जाता है, right? और यहाँ पर बहुत सारा blood collect हो गया। Let's say successfully, वेदांत ध्यान दो, इम्प्लांटेशन इज नथिंग बट ये जाइगोट सक्सेसफुली आकर के यूटेरस में एक कॉर्नर में बैठ जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, लेट्स से ये आके बैठ गया, अब सेल्स है, सेल्स को ग्रो करना है तो उसको न्यूट्रिएंट, तो बॉडी करती है, फीमेल बॉडी यहां से एक ट्यूब कनेक्ट करती है, किसको? जाइगोट को। ये ब्लड से लेकर के जाइगोट पे ट्यूब कनेक्ट करती है कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का काम है वो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ये न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे? ये न्यूट्रिएंट्स इस ब्लड से आएंगे जो यहाँ पे कलेक्ट हो रखा है। एंड 9 मंथ्स तक यहाँ पर इस बेबी का ग्रोथ होते जाता है। Yes, Dviti, it can be done externally. We will discuss that. Wait for now. Okay? जो IVR प्रोसेसेस वगैरह होता है मैं बताऊंगा। ओके, इट कैन बी डन एक्सटर्नली। तो इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। ओके, और ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, यहाँ पे 9 मंथ्स तक बेबी ग्रो होता है। और ग्रो होने के बाद जब 9 मंथ्स हो जाते हैं, लेबर्स होता है, तब ये जो ओपनिंग है कॉल्ड एज सर्विक्स। What is cervix? Cervix is nothing but the opening between the vagina and the uterus. Cervix is the opening between vagina and uterus. Okay, इन दोनों के बीच का गेट है वो। ये गेट सिर्फ 2 बार ओपन होता है। ओके, वन, एक बार ओपन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो भी तब जब एग प्रोड्यूस हो चुका होगा। अगर एग यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया तो ये सर्विक्स का जो गेट है, ये मसल है। व्हाट इज सर्विक्स? इट इज अ मसल। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच होके ओपन हो जाता है ताकि यहां से स्पर्म अंदर जा सके बॉडी में, यहां से स्पर्म अंदर जा सके बॉडी में। और दूसरा, ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, जब बेबी का बर्थ होता है, सो इस सबको मैं हटा रहा हूं, है ना? तो यहां से इस सर्विक्स से ही बेबी का हेड बाहर आएगा या पूरा बॉडी बाहर आता है, और वजाइना से बॉडी पूरा बेबी का बाहर आता है। समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट पार्ट इज वजाइना। यस, वजाइना इज नथिंग बट द एक्सटर्नल ऑर्गन, यस, जहां से स्पर्म्स अंदर जाएंगे। क्लियर है? इस तरह से होता है पूरा रिप्रोडक्शन का साइकिल, इस तरह से होता है पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। नाउ वेट, बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चंस, वेट। ये तो हो गया कि यार फर्टिलाइजेशन हो गया सक्सेसफुली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि यार फर्टिलाइजेशन तो हमेशा नहीं होता। ओके, तो यहां से एग रिलीज हुआ, यहां से एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होकर के यहां पर आया, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। अरे स्पर्म आया ही नहीं यहां से, है ना? देयर हैज बीन नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो यहाँ से स्पर्म आया नहीं, आया नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एग अभी अकेला ही है, एग, ये एग यहाँ से ट्रेवल करेगा, यहाँ पर आएगा, है ना? ड्यू टू बॉडी हॉर्मोन्स, बॉडी को ये पता चल जाता है फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है
तो ये एग यहाँ पे मर गया, इट डाइज, क्या करेगा ना, तो द सेल डाइज ऑफ। लेकिन यहाँ पर तो यार बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो रखा है। ओके, इस ब्लड का क्या होता है, ये यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो करके स्वेलिंग हो जाता है थोड़ा सा, और ये स्वेलिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रप्चर हो जाता है। रप्चर मतलब ब्रेक हो जाता है। जब ये स्वेलिंग ब्रेक हो जाता है तो ये जो ब्लड है ये यहाँ से थ्रू वजाइना बॉडी के बाहर आता है, विच यू कॉल एज मेंस्ट्रुअल। यस, ये ब्लड, अब इस ब्लड का कोई काम नहीं है यार अगले 1 महीने तक, राइट। जब तक के नेक्स्ट एग रिलीज नहीं होता तब तक के ये ब्लड वेस्ट है बॉडी में, राइट। तो ये रप्चर हो जाएगा और यहां से सारा ब्लड बाहर आ जाता है। इट टेक्स 3 days to 7 days का टाइम फॉर द एंटायर ब्लड टू कम आउट। ओके, नाउ गाइज रियलाइज अ फैक्ट, स्पेशली बॉयज, रियलाइज अ फैक्ट कि यार इंजेक्शन देते हैं तो दर्द होता है ना, या किसी ने तुमको पेंसिल मार दिया तो दर्द होता है, ये सुनो, अगर बॉडी से खून निकल रहा है तो दर्द होता है ना। तो रियलाइज द फैक्ट कि गर्ल्स को हर मंथ में, हर मंथ में ये प्रोसेस होता है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। हर महीने में यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है और ये ब्लड बॉडी से बाहर फ्लो हो रहा है। अगर बॉडी से बाहर ब्लड फ्लो होता है, कभी ब्लड दिया है इंजेक्शन से, है ना, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड देते हैं, तो एक इंजेक्शन भर के ब्लड बाहर निकालता है डॉक्टर, फिर क्या बोलता है, बैठो 5 मिनट, थोड़ा सा वीकनेस रहता है, किसी को चक्कर आता है, बोलता है बैठो 5 मिनट। तो सोचो अगर बॉडी से 4 days 5 days 6 days 7 days तक ब्लड अगर जा रहा है तो बॉडी में वीकनेस है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस है, बॉडी में बहुत सारा पेन है। अब वो पेन क्यों हो रहा है, पेन इसलिए हो रहा है कि यार ये ब्लड यहाँ से जादू से तो बाहर निकलेगा नहीं, किसी को तो ब्लड पुश करना पड़ेगा। सपोज तुमको कोई वुंड हो गया हाथ पे, तो तुम क्या करते हो, उसको प्रेस कर करके उसमें का जो गंदा रहता है सब बाहर निकालते हो, राइट। बॉडी के अंदर तुम ये यूटेरस के मसल्स को प्रेस तो नहीं कर सकते, तो ये जो यूटेरस के मसल्स है ना, इनका कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन चालू होता है। क्यों, इस ब्लड को बाहर पुश करने के लिए, राइट। तो योर एब्डोमेन, वजाइनल एरिया, योर हिप्स, योर स्टमक, ये सारे एरिया में काफी पेन रहता है ना। तो मैं बॉयज को क्यों बोल रहा हूँ कि तुम लोग ये समझो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड जो ट्रबल हो या पेन हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो, दैट अ गर्ल, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मदर, जो भी तुम्हारे घर में, दे आर गोइंग थ्रू इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू गाइस शुड प्रोवाइड ड्यूरिंग दैट पीरियड, है ना। तुम्हारा क्या रोल होता है, आगे चल के तुम्हारी वाइफ होगी भाई, है ना, तो तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारा क्या सपोर्ट चाहिए होगा। एंड फॉर गर्ल्स टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल, हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, राइट, कि कौन से डेज पे क्या पूरा साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल, फिर मेनोपॉज क्या होता है, ऑल ऑफ दिस। बट बिफोर दैट यहां तक के कोई डाउट, किसी को भी कुछ भी, वट एवर, गो अहेड। Priti, your doubt was can implantation be done externally? Yes. The answer is yes. कैसे बताऊंगा बाद में, end of the session. Okay, next. What is the case of third gender? Is this because of any defect or in zygote? Shweta, we will discuss this in next chapter, heredity. Okay. अभी के लिए sorry, but yeah, we'll discuss in next chapter. Okay. So with an assumption की no doubt, right? चलो, तो इन सबका फंक्शन आता है फिर ऐसे। ओके, तो यूटेरस, यूटेरस क्या है, यूटेरस इज द प्लेस वेयर ये होता है, व्हाट डू वी से, बेबी का ग्रोथ होता है ना। यूटेरस लाइनिंग, यूटेरस लाइनिंग क्या है, ये है यूटेरस का लाइनिंग। यूटेरस लाइनिंग में क्या होता है, देयर इज ब्लड दैट इज बीइंग कलेक्टेड हियर, right? If there is no fertilization, every month this blood flows out of the body, which is called as menstrual. अब menstrual cycle या menstrual period वैसे तो 30 days का होता है, 28 to 30 days,
Okay, menstrual cycle. Assuming it to be a 30-day period, assuming it to be a 30 days period. Okay, day one is the day when bleeding starts. Okay, उसको day one लेते हैं. And let's say the bleeding continues. Okay, day one क्या है? Bleeding starts. ब्लीडिंग स्टार्ट होता है डे 1 से लेके डे 4 और 5 तक ब्लीडिंग होता है. उसके बाद डे नंबर 14, yes, approx, huh? This is all approx. This is guys all approx. Okay, I'll answer all your questions. थोड़ा ध्यान दे तो पहले. Approximately day number 14, basically day number 14 छोड़ दो यार, इतना स्पेसिफिक नहीं होता है कभी. डे नंबर 11 to 17 के बीच में न्यू एग इज रिलीज. न्यू एग इज रिलीज. ओके, डे नंबर 11 to 17 के बीच में न्यू एग इज रिलीज. So between these days you need to have sexual intercourse to reproduce. Okay, तुम्हारा जो पीरियड साइकिल होता है उसका डे 11 टू डे 17 के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स से फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ जाता है. जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन हो गए, फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ता है. फिर 17 के बाद में डे ऑलमोस्ट 22 टू 23 तक यस इम्प्लांटेशन होता है. और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो डे नंबर 28 पे, यस अज्यूमिंग अ 28 डे साइकिल. ओके, 28 डे पे खत्म, वापस से ब्लीडिंग चालू हो गया. राइट, तो अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 5 डेज ऑफ ब्लीडिंग होता है. ओके, वो सब लिखना पड़ता है. फाइन. एंड व्हाट इज मेनोपॉज आफ्टर द एज ऑफ 45 टू 55 की जो एज है उसके बाद में द ओवरी डज नॉट रिलीज एग, डज नॉट रिलीज एग, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. फिर उसके बाद अरे एग ही रिलीज नहीं होगा तो यूटेरस के लाइनिंग में ब्लड कलेक्शन भी बंद हो जाएगा और तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म. मतलब आफ्टर दिस एज विमेन कैन नॉट रिप्रोड्यूस और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड सब बंद भी हो जाता है. राइट, सो दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हर पार्ट का फंक्शन भी बताया और डिटेल में उसको समझो. क्लियर है? चलो, सो डाउट, गिव मी 1 सेकेंड. ओके, वन बाय वन लेता. After the release blood at day 1 or 2, can fertilization still happen? Absolutely no. Fertilization होगा day 11 से day 17 के बीच में. हर फीमेल में, हर लेडी में ये डेज फिक्स होते हैं, डॉक्टर बताएगा है ना कि फर्टिलाइजेशन डेज कौन सा है. डे 11 से डे 17 इज एन एवरेज, एवरेज जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अलावा फर्टिलाइजेशन नहीं होता. ओके, आफ्टर. ओके, इज दैट क्लियर ऋषिका? सर, व्हेन इज द नीड फॉर एक्सटर्नल इम्प्लांटेशन? अभी देखो क्या होता है, फीमेल बॉडी इज नॉट फिट फॉर इम्प्लांटेशन. यस, हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स सही से रिलीज नहीं होते बॉडी में, कंसीव नहीं कर पाते, राइट, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट, लेट्स से फोलिक एसिड इनसफिशिएंट है, सेल फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है, यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से बॉडी वो जाइगोट को सपोर्ट ही नहीं करती, बॉडी सपोर्ट ही नहीं करती. तो एक्सटर्नली डॉक्टर्स को उसको इम्प्लांट करना पड़ता है. हैव यू गाइस सीन द मूवी गुड न्यूज? गुड न्यूज मूवी देखा है क्या सबने? यस, एवरीवन, परफेक्ट. तो उसमें ये किया हुआ है, आईवीआर बोलते हैं शायद उसको, है ना, एक्सटर्नल इम्प्लांटेशन करते हैं उसमें. सो दे कलेक्ट द स्पर्म्स, दे कलेक्ट द एग. कलेक्ट द एग मतलब एग को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती,
बट एक्सटर्नली उसको जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं और उस जाइगोट को यूटेरस में जा करके इम्प्लांट कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा एक्सटर्नली बाहर, या आईवीएफ, ओके आईवीएफ बोलते हैं उसको, है ना। सो इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और फिर इम्प्लांट करते हैं। नाउ एक्सटर्नल इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द फीमेल बॉडी। और इसलिए समझो रिप्रोडक्शन हेल्थ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो कितना इंपॉर्टेंट है। The body has to be ready with all the nutrients for reproduction. Yes, Yash, it is completely out of the syllabus. हम लोग सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं और दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो अननेसेसरी हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। Yeah, if fertilization happens, then also will the ovary release egg after 28 days? No, नो। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया, राइट, फिर ओवरी ऑलमोस्ट 2 साल तक एग रिलीज नहीं करेगा। ऑलमोस्ट 1.5 साल से 2 साल तक, 1.5 साल पकड़ लो यार, और 1.5 साल तक मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होगा 1.5 साल, अप टू 1.5 years, मतलब 9 months इज द प्रोसेस ऑफ बेबी फॉर्मेशन। फिर आफ्टर द बर्थ इज गिवन, उसके बाद में 6 months मोर, राइट, एग रिलीज नहीं होगा। ओके, लैक्टेशन पीरियड जो चलता है, बेबी का फीडिंग पीरियड जो चलता है, वो पीरियड में नहीं होता है। उसके बाद फिर से चालू हो जाता है साइकिल, उसके बाद फिर से साइकिल चालू। इफ द फर्टिलाइजेशन, ओके ये हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो एग रिलीज नहीं होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन सही हो गया, है ना, उसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हैज बीन कंसीव्ड। अगर कंसीव हो गया उसके बाद नहीं होगा। ओके, चलो एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस किसी के, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने ऊपर? चलो, और कोई डाउट किसी को, एनीबडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी? नथिंग, ऑल सेट, ऑल क्लियर? चलो परफेक्ट। सो जस्ट अ फ्यू थिंग्स फॉर ऑल द गर्ल्स, राइट। अगर तुम लोगों को मेंस्ट्रुएशन के वक्त ड्यूरिंग द साइकिल अगर बहुत पेन होता है, यस, कोई भी तकलीफ होती है, पहली चीज तो सबको होता है, पहली चीज मतलब ऑल द फीमेल लेडीज सबको होता है, ओके, बट देयर इज वन वे यू कैन रिड्यूस द पेन विदाउट मेडिसिन। ओके, मेडिसिन तो छोड़ दो, ओके, यू हैव टू बी रियली वेरी फिट। ओके, द मेथड इज बाहर का खाना बंद टोटल, थोड़ा बहुत कभी खाओ तो चलेगा यार, वेरी हेल्दी फूड एंड रोज एक्सरसाइज। ओके, स्लीपिंग एक्सरसाइजेस, मतलब सो करके बैक का एक्सरसाइज, योर हिप एक्सरसाइजेस, योर योगासन्स, अगर रेगुलरली फॉलो करोगे तो बहुत कम तकलीफ होगी, पूरा बॉडी साइकिल ठीक से रेगुलेट होगा। एंड सेकेंड मेथड, बी कूल, टेंशन नहीं लेने का, चिल मारो, जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे उतना ज्यादा पेन होगा। ओके, तो मेडिकली भी किसी डॉक्टर को पूछोगे वो यही बोलेंगे कि यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, एंड यू हैव टू वर्क आउट रेगुलरली, और करो। फाइन, चल, एनीबडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी इसमें? Nothing. So I'll send the notes of this. Before that, before we end, last part of male human reproduction is blood comes out impure. 1 second. The blood which comes out is impure, right? Absolutely, absolutely. है ना, that is not pure blood. Yes, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो रखी है, और क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो और ज्यादा इम्प्योर हो चुका है, राइट। सो द ब्लड दैट कम्स आउट इज इम्प्योर।
और कुछ किसी को कुछ सोच के 2 मिनट का वैसे भी मैं ब्रेक ले रहा हूँ टू ड्रिंक वाटर. इफ यू हैव एनी डाउट्स थिंक लेट मी नो. गिव मी 2 minutes. Okay, perfect. Can we exercise during periods? Uh, try to avoid. Try to avoid. Okay, you can, but अगर तुमने periods के पहले regularly exercise कर रहे हो, then you can do few exercises, not very heavy exercises. एकदम light exercises होगी, okay, वो तुम कर सकते हो. Those are also pain relieving exercises. तो पेन रिलीविंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, राइट. लेकिन उसके पहले अगर तुम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो ट्राई करके देखो. ओके, व्हाट कैन आई से, राइट. द ओनली थिंग आई कैन से इज रेगुलर सुपर फिटनेस. वही सोचो ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, यस, जो तुम्हारे टेनिस प्लेयर्स है, बैडमिंटन प्लेयर्स है, राइट, उनको भी तो पीरियड्स आता होगा. क्या उनको पेन नहीं होता? उनका तो कितना ट्रैवल होता है, कितना जर्नी होता है, लेकिन दे आर वेरी फिट. जिस वजह से ऐसा लगता नहीं है कि यार उनको कुछ प्रॉब्लम होता होगा, बट दे आर फिट. तो ट्राई टू बी फिट एंड डू नॉट टेक एनी मेडिकेशंस अननेसेसरीली. उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स सही नहीं होते. ओके, पेन किलर्स अननेसेसरी अवॉइड करो. रेगुलर एक्सरसाइज करो, बाकी भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं. ओके गाइस, आल्सो प्लीज प्लीज रेगुलर सब लोग एक्सरसाइज करो, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, रोज सुबह आधा घंटा तो भी सब लोग एक्सरसाइज करो, एवरीवन. अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. मीनवाइल भी किसी को कोई डाउट है तो चैट में भेज देना. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमने स्टार्ट किया था. ओके, वी स्टार्टेड ऑफ विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने देखा एज इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेंटल इमोशनल फिटनेस इंपॉर्टेंट है. ओके, फिजिकल मेंटल इमोशनल ऑल स्टेट्स ऑफ माइंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. इसके साथ साथ along with total well-being कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. What are contraceptions? Contraceptions are methods to avoid unwanted pregnancy. अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के मेथड्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन. एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आता है, सो सारे के सारे मेथड्स बहुत अच्छे से समझ के ले. फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड. यस, फिजिकल बैरियर. फिजिकल, yes, what is this method? Physical barrier is a method where while having sexual intercourse, during sexual intercourse, make or do use of condoms. Yes, so you have to make use of condoms, right? That is the first, because prevention is better than cure. तो सबसे पहले preventive measure है ये. क्या करता है? What is the use of condoms? It prevents, yes, prevents the क्या लिख सकते हैं? It prevents the union. It prevents the union of sperm
and egg. It prevents the union of sperm and egg. तो fertilization कैसे होगा? मिलेगा ही नहीं ना. Sperm won't go into the vagina only. अगर sperm into the vagina नहीं जा रहा है तो फिर fertilization का question ही नहीं. Fertilization नहीं होगा तो pregnancy नहीं होगा. This is the first method using a physical barrier. दूसरा method chemical method. Chemical method. अब ये है chemical method where after having unprotected sexual intercourse you take some oral medicine. Yes, take oral medicine within 12 to 18 hours of sexual intercourse. Yes, suppose you have had unprotected, मतलब unprotected as in you're not using any physical barrier, then you have to use medicines. किसको यूज करना है? ये ऑब्वियसली गर्ल्स को यूज करना है. ओके, द फीमेल हैज टू टेक सम ओरल मेडिसिन जो क्या करती है? फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देती. वो केमिकल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स को किल कर देंगे, एग को किल कर देंगे. Yes, they do not let the fertilization happen. This is very bad method, very bad, not recommended in long run. बार बार अगर ये मेथड यूज किया जाए तो फीमेल का फर्टिलिटी खत्म हो जाता है. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेथड. लॉन्ग रन में फीमेल का फर्टिलिटी भी लूज हो सकता है. दिस इज अनदर मेथड नंबर 3. ओके, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया मैंने. Okay. Method number 3 is use of surgical method. Surgical method. What do you mean by surgical method? अब surgical method में क्या करते हैं guys? I'll go to the diagram. Now, ये दो टाइप का सर्जिकल मेथड हो सकता है. एक मेल कैन अंडरगो द सर्जरी और फीमेल कैन अंडरगो द सर्जरी. This surgical method is also called as family planning. Okay, जब लोगों का एक बेबी हो जाता है, 2 बेबी हो जाता है, and they do not want any further child, then the male can undergo a small surgery जिसमें क्या करते हैं? ये जो वास डिफरेंस है जिसमें से स्पर्म ट्रैवल करके बाहर आ रहा है, इसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर. ओके, तो स्पर्म ट्रैवल ही नहीं करेगा. यस, इसको ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म ट्रैवल नहीं करता है. दिस मेथड इज कॉल्ड एज वैस्कोटॉमी. यस, दिस मेथड इज कॉल्ड एज वैस्कोटॉमी. वैस्कोटॉमी में वास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है. क्लियर है? और दूसरा मेथड है जब the female can also undergo operation. उसमें क्या करना होता है? इंट्रोडक्शन लिया है क्या हमने? ओके, गिव मी वन मोमेंट. ओके, तो फीमेल कैन अंडरगो एन ऑपरेशन जहां पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर, इधर से और इधर से. फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया. अगर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म अगर अंदर आ भी गया तो यहां से अंदर जा नहीं पाएगा, एक इधर बाहर आ नहीं पाएगा. इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबटॉमी. हम स्पेलिंग लिख के देता हूं. एक होता है, वन सेकेंड. ओके, फर्स्ट मेथड इज वैस्कोटॉमी. हेस्टोमी बोलते हैं एक्चुअली इसको, वो नहीं होता है यहाँ पे. ओके, दिस इज डन बाय मेल जिसमें वैस डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है. एंड दिस इज डन बाय जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं. दिस इज द थर्ड मेथड.
द फोर्थ मेथड, अच्छा इस मेथड को फैमिली प्लानिंग भी जनरल, जब तुम किसी का जनरल डिस्कशन सुनोगे या जनरली लोग इस मेथड को फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तुमको एग्जाम में सर्जिकल मेथड लिखना है, मैं बस बता रहा हूँ। ओके, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। ओके, एंड द लास्ट मेथड इज IUCD। व्हाट इज दिस IUCD? फुल फॉर्म रुको 2 मिनट में याद करके बता। इसमें क्या करते हैं, देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज कॉपर टी। यस, कॉपर टी इज इंड्यूस्ड इनटू द यूटेरस। बताता हूँ पिक्चर से। ओके, ये देखो यहाँ पे यूटेरस है, एक टी शेप का इंस्ट्रूमेंट फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। टी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। वो टी शेप का इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह होता है, ऐसे, राइट? ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट फीमेल बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं कि अगर यहाँ से एग रिलीज भी हुआ तो यहाँ से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज है। यहाँ से स्पर्म अंदर भी चला गया तो यहाँ से अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ब्लॉकेज है। So this is one of the methods which is being copper tea placed inside the uterus. Copper tea को यूटेरस के अंदर रख देते हैं so that sperm और egg का यूनियन नहीं होना चाहिए to avoid pregnancy. 1 second ना। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसका यूज किया जाता है। ओके, एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल यूटेरस। क्लियर है? तो ये है सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इनमें सबसे बेस्ट मेथड होता है यूज ऑफ फिजिकल बैरियर। सेकंड बेस्ट मेथड है, अगर तुम्हारा फैमिली प्लानिंग हो चुका है, यू वांट 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड खत्म, तो इधर वैस्कोटॉमी और ट्यूबोटॉमी। दीज आर द 2 मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड। एग्जाम में चारों भी लिखना पड़ता है। नाउ out of all these 4 methods, this is also the safest. Why? Because as the sperms cannot travel into the female body, nor the female body के fluids can travel into the male body. Yes, so there is no chance of STD, sexually transmitted diseases इसमें हो ही नहीं सकते। What are sexually transmitted diseases? ओके, यहाँ ध्यान दे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। तो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, 2 टाइप के होते हैं गाइस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। एक होता है वायरस की वजह से या वायरल STD बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल STD बोलते हैं उसको। What is viral STD? Yes, examples like HIV/AIDS is viral. Examples like hepatitis B, hepatitis A, ये सब वायरल डिसीजेस है ना। और बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिसीजेस, गोनोरिया इज अ डिसीज। अब ये क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर इज अ फिजिकल इंटरेक्शन between the male and female reproductive parts, or if the male is suffering from a disease like AIDS, तो उसके बॉडी से there is a fluid which is going into the female body, और फीमेल बॉडी के अंदर फ्लूइड के साथ साथ वायरस भी जाता है, और अगर ये वायरस फीमेल बॉडी में चला गया तो फीमेल कैन आल्सो गेट इन्फेक्टेड विद द सेम वायरस, है ना, जैसे HIV/AIDS।
देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया इन द मेल बॉडी से फ्लूइड निकल के फीमेल बॉडी में जाएगा, तो फीमेल बॉडी में भी ये वायरस एंटर, बैक्टीरिया एंटर हो जाता है। इट कैन बी अदर वे राउंड आल्सो, इफ द फीमेल इज इन्फेक्टेड विद सम डिसीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, then those diseases can be transmitted to the male body as well, है ना। तो देखो अगर तुम पहला मेथड यूज करते हो, यस, अगर पहला मेथड यूज करते हो तो ना फीमेल बॉडी का कोई फ्लूइड मेल बॉडी को टच करेगा, ना मेल बॉडी का कोई फ्लूइड फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, यस। लेकिन केमिकल मेथड्स अगर यूज करते हो तो एसटीडी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। ये मेथड भी यूज किया तो भी फ्लूइड तो बॉडी के अंदर जा रहा है ना, स्पर्म का इंटरेक्शन एक के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन फ्लूइड का तो इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसमें भी एसटीडी होने के चांसेस है, और इसमें भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने के चांसेस है। लेकिन सिर्फ पहला मेथड ऐसा है जिसमें ना ही अनवांटेड प्रेगनेंसी होगा और ना ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिसीज हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई using a physical barrier is the best method, right? And इससे भी बेस्ट मेथड होता है, इससे भी बेस्ट मेथड 0 नंबर पे, okay, do not have sexual intercourse with an unknown person, do not have sexual intercourse with an unknown person से ज्यादा with a person जिसका तुमको मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, राइट। क्योंकि भाई पर्सन तो नोन है बट यू डोंट नो, पर्सन नोन होता है तो क्या उसका मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी ना पता है हमको, और इस वजह से ही मैक्सिमम एड्स फैलता है, एंड नॉट जस्ट एड्स, एनी ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इसकी वजह से फैलते हैं। गेटिंग इट? सो दिस वाज द एंटायर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब एनी डाउट्स पूरे पार्ट से, कहीं से भी कुछ भी, ऑन डिसीजेस, ऑन द प्रोसेस, व्हाटएवर, ओके। हर चीज जो मैंने बताई है या हर चीज जो नोट्स में मिलेगी, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट्स, 2 मिनट तक 3 मिनट तक मैं ऑनलाइन रुका हूँ, अगर पूछोगे तो आई विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स, अदरवाइज दैट्स इट, वी कैन। ओके, क्या बोल रहा है सर, इज पुबर्टी इरिटेटिंग इन यूट्रस? ऑब्वियसली पुबर्टी लगता है यूट्रस में, उसका इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस में, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस आल्सो इन फीमेल, है ना। तो ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि इन्फेक्शन हो सकता है। आफ्टर ऑल क्या है यार, एक मेटल का पीस बॉडी में डाल रहे हैं, यस, तो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। और एनीथिंग एल्स? Send the recorded session. I missed the starting part. Why did you join late, madam? हाँ, चलो भेजूंगा, कल तक भेजूंगा, कल मॉर्निंग में, ओके। By using surgical method, does it stop the periods? No. यार देखो, एग नहीं आया, एग आया नहीं, सर्जिकल मेथड यूज किया, एग नहीं आया, लेकिन यूटेरस में तो ब्लड कलेक्ट हो गया ना, यूटेरस में ब्लड कलेक्ट हो गया, वो ब्लड तो बाहर निकलेगा, तो पीरियड्स तो होने ही वाला है, करेक्ट। पीरियड्स क्यों हो रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो ब्लड किसी ने ले नहीं लिया। अगर जाइगोट आ जाता तो ब्लड मिल जाता जाइगोट को, और वो ब्लड क्या कहाँ जाएगा, वो ब्लड बाहर आएगा बॉडी से। व्हाट हैपेंस? कुछ नहीं, वो एज अ वेस्ट डेड सेल बोल के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, या द एग डाइज ऑफ। एग, ओके, एग मेल फीमेल बॉडी में एग सिर्फ 12 to 18 आवर्स तक जिंदा रह सकता है,
है ना। सो ओवरी ने एग रिलीज करने के बाद 12 to 18 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। यस, तो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए एग रिलीज करने के 18 घंटे के अंदर अंदर। और no more doubt. Okay, perfect. So, sir, from where the egg will come out of the box? Right? Once the cell, all the dead cells of the body come out through your excretory system. Excretory systems includes your sweat, and excretory systems include your defecation. ठीक है ना, उसके थ्रू बाहर आएगा। बॉडी के बाहर नहीं भी आया यार एग, एग का साइज कितना है समझ रहे हो तुम? एग का साइज मतलब वो कोई मतलब इट इज नॉट मुर्गी का